होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आपके सवालों के जवाब एक एक करके मैं देना शुरू करती हूँ। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। एपी वालों का एमओ में कैसे होगा, ये राजीव कुमार जी जानना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एपी वालों ने दोनों में फॉर्म भरा था, ज़्यादातर लोगों ने दोनों में फॉर्म भरा था, एपी और एमओ दोनों में। अगर एपी में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो एमओ के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। जिसके कारण उनका जब काउंसलिंग में नाम बुलाया गया तो ये साफ साफ वहाँ पे लिख दिया गया कि एपी और एमओ में जिन्होंने भी काउंसलिंग जिनका भी नाम आया है एपी में, वो एमओ और एमओ में भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उनकी काउंसलिंग एक ही बार होगी और एपी में ही होगी, एमओ की भी उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया बात कि वो दोनों में एलिजिबल हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और एलिजिबल इसलिए है कि फॉर्म दोनों में उन्होंने फिलअप किया था, दोनों में उनका जो है कट ऑफ आ रहा है, नाम उनका आ रहा है काउंसलिंग लिस्ट में, तो उनका होगा ही। और एक बात मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि अच्छा, थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट आवेदन के साथ सेलेक्ट है और अच्छा, इनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी हो सकता है जब आप बिहार के यूनिवर्सिटी से ही आपने क्लियर किया हो अपना बीएचएमएस, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर आप बाहर से कहीं किए हुए हैं तो आपको ज़रूरी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, 57.5 मार्क्स है, तो होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन है इनका। तो देखिए बहुत जल्द आने जा रहा है आपका मेरिट लिस्ट, उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। कट ऑफ पे कुछ बताइए। अच्छा, कट ऑफ ये जानना चाहते हैं, इनका कहना है कि मैम कट ऑफ पे तो कुछ बताया ही नहीं, जैसे पहले बताया है कट ऑफ को वैसा फिर से बताइए कैटेगरी वाइज। ओके श्योर, मैं कोशिश करूँगी। दरअसल होता क्या है, आप जिस कट ऑफ के बारे में बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसके दो कारण हैं। पहला चीज़, क्योंकि ये बीटीएससी भी अभी कट ऑफ नहीं बता पा रही है, तो मैं कैसे बता दूं, राइट। बीटीएससी और कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देना वो गलत हो जाएगा। बहुत लोग फेथ करते हैं इन वीडियोस पे, और अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या दिक्कत है कट ऑफ बताने में। जो पहली प्रॉब्लम है कट ऑफ की कि अब तक बीटीएससी ने रेज ऑब्जेक्शन वालों का जो पूरा रिव्यू है वो चेक नहीं किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो रेज ऑब्जेक्शन जिन्होंने भी किया है उनका रिव्यू करने के बाद वो एक अलग से जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका काउंसलिंग में नाम नहीं आया है उनका भी कुछ कंप्लेन है, तो उन कंप्लेंट्स को देखना भी उनके लिए ज़रूरी है। बीटीएससी के लिए उनका जो कंप्लेन है वो मैं आपको पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उनका ये कंप्लेन है कि एक्सपीरियंस वालों को हटाया जाए पूरी तरीके से, राइट, उनको मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाए। दूसरी उनकी कंप्लेन है कि जिन्होंने मार्क्स बढ़ा के दिखाया है या फाइनल ईयर के मार्क्स दिए हैं उनका भी जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। आयुर्वेद के कट ऑफ का आयुर्वेद के कट ऑफ अपडेट करें। ओके, आयुर्वेद का कट ऑफ मैंने जैसा कि बताया, आयुर्वेद और यूनानी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि आयुर्वेद और यूनानी दो ऐसे ये हैं, मतलब ये वैकेंसी कुछ ऐसी है कि जो आयुर्वेद और यूनानी में जिन्होंने भी भरा है, स्पेशली अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डाला गया है, ठीक है, फेक एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ है जो मतलब फेक कहने का मतलब प्राइवेट एक्सपीरियंस। और यूनानी में तो हद ही हो गई है, यूनानी में तो फर्जी डिग्रियां भी हैं, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा। हो सकता है आयुर्वेद में भी ऐसे कैंडिडेट हों जिनकी फर्जी डिग्री हो, लेकिन यूनानी में तो कंफर्म है, और कई तो होम्योपैथ में भी हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री डाल के
अपना काउंसलिंग करवाया है, एमडी की डिग्री ली है, ईडब्ल्यूएस की डिग्री ली है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, किसी ने एससी का लिया हुआ है नहीं वो कैटेगरी में और वो डाले हुए हैं, तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं और उनको अगर हटाती नहीं है बीटीएससी तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा कंडीशन अराइज होता है। एससी कैटेगरी में फ्रेशर का कट ऑफ क्या रहेगा? एससी कैटेगरी में पहली बात है, एससी कैटेगरी में फ्रेशर आ भी पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आ जाते हैं, क्योंकि सीट के हिसाब से अगर वो आ जाते हैं तो यस बहुत हाई नंबर या चाहिए उनको भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये नोटिस क्या हो, अच्छा एक मिनट, ये नोटिस किए हैं कि ओबीसी कैटेगरी में जिसका 40.5 पॉइंट आ रहा है वो कैंडिडेट प्राइवेट एक्सपीरियंस डालकर काउंसलिंग में शामिल हो गए हैं और कुछ ओबीसी कैंडिडेट को 41 प्लस आ रहा है और वो गलत एक्सपीरियंस नहीं डाले, उनका काउंसलिंग में उनको काउंसलिंग, अच्छा इनका कहने का मतलब मैं समझ गई, ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनका 40 से भी नीचे या 40.5 आ रहा है, उन्होंने एक्सपीरियंस डाल के अपने आप को ओबीसी कैंडिडेट बता के अपनी काउंसलिंग करवा ली, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 40 प्लस ला रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस उन्होंने गलत नहीं डाला हुआ है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, काउंसलिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। तो यही मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और वो ईमेल कर रहे हैं बीटीएससी को, साथ ही साथ चेयरमैन साहब से भी मुलाकात का सिलसिला उनका जारी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसका कारण ये है कि मैं डायरेक्टली तो एसोसिएशन से बात नहीं कर सकती, चाहे वो स्पेशली होम्योपैथ के, तो मैं चाहूँगी कि होम्योपैथ के जितने भी एसोसिएशन है सिर्फ नाम के एसोसिएशन ना रहें, काम भी करें, जाके बीटीएससी के चेयरमैन साहब से बात करें, वो भी मेल करें, वो भी लेटर लिखें और ये कहें कि जो एक्सपीरियंस है या जिन्होंने गलत नंबर डाला है या जिनका जो फॉर्म फिलअप है उसमें गलती हुई है उनको डायरेक्टली निकालना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी और सही डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो बैक फुट पे रहते हैं इन्हीं सब धांधलियों के कारण। जो आपने गलत एक्सपीरियंस शो कर दिया, वहाँ तो काउंसलिंग में आपका नाम आ गया, आपने काउंसलिंग भी करवा ली, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं बार बार जब से ये वैकेंसी आई है और तब से मैं वीडियो बना के ये समझाने की कोशिश करूँ कि ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत चीज़ है। और वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिल नहीं पाता है क्योंकि बिज़ी शेड्यूल रहता है। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। और प्रताप सिंह जी ने कहा है कि आयुर्वेद फीमेल में कितने कैंडिडेट हैं जो पहले से सेवा में हैं? कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। देखिए, मैं आपको गलत नहीं बोलना चाहूँगी, सच्चाई ये है कि फीमेल कैंडिडेट को सही तरीके से कोई भी मोटिवेट नहीं करता, ना ही उनके पढ़ाई में कोई हेल्प करता है उनके, ना ही चाहे वो आपकी ही बेटी क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, राइट। उनको पढ़ने से पहले शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो झमेले में डाल देते हैं आप, इसमें बहुत दिक्कत होती है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाती हैं। अब बात ये है कि फ़ीमेल कैंडिडेट जितनी भी सिलेक्टेड हुई थी, जितनी भी डॉक्टर सिलेक्टेड हुई थी, उनको इतनी दूर दूर दे दिया था, उनका जो होम एरिया से इतने दूर उनको दे दिया था। अब सब तो अनमैरिड है नहीं, राइट, मैरिड भी वुमेन्स होंगी तो उनको दिक्कत तो आएगी और इसी कारण बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ने अपना जॉब छोड़ दिया और घर पे ही वो जो क्लिनिक चलाती हैं या उनका कहीं क्लिनिक है वहीं पे वो सेटल है। यही कारण है कि फीमेल कैंडिडेट्स जितनी हैं, राइट, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने जॉब छोड़ दिया था। जब जॉब छोड़ दिया था तो इतना मतलब कम उनका जो आप कह सकते काउंटिंग इतनी कम है कि 60-70 इससे ज़्यादा वो हैं ही नहीं। आप सोच लीजिए कि क्या हाल है, चाहे वो एमओ हो या आप देख लीजिए एएमओ हो या एचएमओ हो या यूएमओ हो, सब में वही कंडीशन है। मैं एपी की बात नहीं कर रही, एपी में तो सारे जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एपी के जितने कैंडिडेट हैं सब के सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करने वाले और प्लस एमडी उनके पास प्लस एक्सपीरियंस सब है।
वही कैंडिडेट एपी में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 50.66 जो भी है क्या चांस बनता है मेरा। तो ये तो मुझे नहीं पता कि आप किस के बारे में पूछ रहे हैं, आप क्या हैं, आप होम्योपैथ, यूनानी, आयुर्वेद किससे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। हबीब अहमद जी ने एक कमेंट किया है कि यूनानी एएमओ का कट ऑफ पे वीडियो बनाइए रेज ऑब्जेक्शन के बाद का। तो यस, कट ऑफ पे वीडियो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कट ऑफ पे वीडियो बनाना इसीलिए हार्ड है, स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें, फ्रेशर फीमेल्स की, तो यस उनका लगभग ज़्यादातर का हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर बीटीएससी फर्जी कैंडिडेट्स को नहीं हटाती है और जिसके कारण काफ़ी भीड़ हो जाएगी और जो रियल जिन्होंने सही से डिग्री ली है उनका नाम नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्पेशली यूनानी के बारे में कहना चाह रही हूँ, यूनानी में फर्जी सर्टिफिकेट डाल के बहुत लोग गए हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बीटीएससी को भी है, राइट। लेकिन अब वो एक्शन लेती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको यूनिवर्सिटी से पूरा जांच करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। किसी कॉलेज या कहीं से सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। और फ्रेशर कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट बनेगा अलग से मैम? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलग से कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और हबीब अहमद जी, आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि यूनानी और एएमओ में जितनी फीमेल हैं उनका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जितने फ्रेशर हैं, राइट, उनका भी होने का चांस बहुत ज़्यादा है यूनानी और एएमओ में। लेकिन अगर होम्योपैथ की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और अलग वीडियो कब बना रहे हैं रेज ऑब्जेक्शन के लिए? अच्छा, रेज ऑब्जेक्शन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? रेज ऑब्जेक्शन के बारे में मैंने वीडियो में बताया ही है सबको। ठीक है, तो रेज ऑब्जेक्शन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? रेज ऑब्जेक्शन में कुछ खास नहीं होने जा रहा है। 3270 आयुष का भी एग्ज़ाम होगा जैसा फार्मासिस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, फार्मासिस्ट और एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है, उनका पहले से प्री डिसाइडेड था कि उनका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब तो लगता है कि एएनएम का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि सरकार भी जानती है कि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। अगर जल्द से जल्द इसे बहाल नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत आगे चल के आएगी, राइट। अब आप जैसे देख ही रहे हैं, निपा वायरस आया हुआ है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस आए हुए हैं, आपके पास डॉक्टर ही नहीं, आपके पास जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है वो सारी सुविधाएं तो आपके पास है ही नहीं। आपने स्टाफ ही रिक्रूट नहीं करके रखे हुए हैं, तो आपको कितनी दिक्कत हो सकती है ना, जिसके कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात, अगली बार से हो सकता है एग्ज़ाम हो, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं होगा एग्ज़ाम। थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू सो मच। होम्योपैथ में फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ में फ्रेशर आएगा? फीमेल कैंडिडेट, हाँ, पूरा फीमेल कैंडिडेट फ्रेशर आ रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कब तक होम्योपैथ मेडिकल ऑफ रिज़ल्ट आएगा? ये रिज़ल्ट के बारे में पूछना चाहते हैं धनंजय प्रसाद जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिज़ल्ट 30 तक इंतज़ार कीजिए, 30 तारीख सितंबर 30 तारीख तक रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। रिज़ल्ट पूरे आयुष का साथ में या बारी बारी से आएगा? यदि रिज़ल्ट और पोस्टिंग बारी बारी होगा तब सीनियर वाला मैटर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात मैं बता दूं, किसी ने ये भी पूछा था कि रिज़ल्ट और किसी ने ये भी पूछा था कि पोस्टिंग दूर दिया जाएगा या क्या, कैसे दिया जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, फिर पोस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। पोस्टिंग तो दूर ही दी जाती है, जल्दी करीब में नहीं मिलती है। दूसरी बात है रिज़ल्ट के बारे में, तो रिज़ल्ट के बारे में मैं ये बता दूं कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आ रहा है, तो आप इंतज़ार कीजिए। और रही बात बारी बारी से आने की, जैसे कि अभी रेज ऑब्जेक्शन में हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। रेज ऑब्जेक्शन में बारी बारी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा था कि टेक्निकल इशू आ रहा है, जिसके कारण
जो है बारी बारी से दिया गया है ना। अगर टेक्निकल इशू नहीं आएगा तो बारी बारी से रिजल्ट भी नहीं आएगा, रिजल्ट एक साथ ही आने का चांसेस हैं। दरअसल होगा क्या रिजल्ट, मैं बताती हूँ आपको कि जो रिजल्ट में होता क्या है कि सबसे पहले आपका कट ऑफ बताया जाएगा, फिर नीचे आपका नाम दिया जाएगा, सीरियल नंबर से आपका सबका नाम दिया रहेगा, वही मेरिट है। एक नंबर पे जिनका नाम रहेगा वो मेरिट में सबसे पहले हैं। इस तरीके से एएमओ का बनाया जाएगा, एएमओ का बनाया जाएगा, फिर एचएमओ का, यूएमओ का। ठीक है, रही बात एपी की, तो एपी का भी अलग अलग से दिखाया जाएगा कि ये कट ऑफ था और ये इतने लोग सेलेक्टेड हुए हैं।